एक बड़ी खबर आपको बिहार के चुनाव से रिलेटेड बता दूं। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 46 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार है। जी हाँ, एक बड़ा चंक जो बीजेपी का है वो सेकंड आप कह सकते हैं फेज ऑफ इलेक्शन जो है बिहार का उसमें होगा। बिहार में महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 243 सीटों पर महागठबंधन की ताल ठोक दी है। सभी 243 सीटों पर महागठबंधन ने घोषित किए अपने उम्मीदवार। आरजेडी 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस के कोटे में 70 सीट है, विधानसभा सीटें, और लेफ्ट पार्टियों को 29 सीटों पर मौका मिला है। जी हां, लेफ्ट पार्टियों को 29 सीट का मौका मिला है। उपेंद्र कुशवाहा साथ में नहीं है, एनसीपी साथ में नहीं है, जो कि पुरानी अलायंस होती थी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की, लेकिन अब इस बार साथ में नहीं है। इसलिए लेफ्ट सीटों को 29 सीट दी गई है। जी हां, पहला चरण 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर और तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा। 3 चरणों में मतदान होगा। 10 नवंबर को गिनती होगी और पता चलेगा कि आखिर कुर्सी का सरताज कौन है बिहार में। आरजेडी 144 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतार रही है, वहीं 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। बात बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। कांग्रेस ने बांकीपुर से शत्रुघ्न सिन्हा यानी शॉटगन के बेटे लव सिन्हा को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला पीपुल्स पार्टी की पुष्पप्रिया से होगा। मुकाबले में मौजूदा विधायक नितिन नवीन एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बिहार की इस सीट पर सभी की निगाहें होंगी। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से ही एमपी बनते थे, लेकिन पिछला चुनाव वो रविशंकर प्रसाद से हार गए थे। इस बार उनके बेटे लव राजनीति में आ गए हैं। उनका टिकट कल कांग्रेस पार्टी ने सीसी के बाद घोषित कर दिया है। अब आपको कुछ की ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, नेताओं के बारे में बताते हैं जो बीजेपी में थे लेकिन उन्हें टिकट एलजेपी से मिला है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मामला क्या है, कैसे ये चीजें परिवर्तित हो रही है, कैसे एलजेपी जो है वो प्लान बी के तहत बीजेपी के काम कर रही है। रामेश्वर चौरसिया सासाराम से लड़ेंगे, एलजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता थे लेकिन अब वो लड़ेंगे एलजेपी से। राजेंद्र सिंह दिनारा से चुनाव लड़ेंगे। राजेंद्र सिंह को माना जाता था कि वो संगठन महामंत्री भी थे झारखंड के और कद्दावर नेता थे बीजेपी के, लेकिन उनकी सीट नहीं फाइनल हो रही थी, इसलिए वो एलजेपी में चले गए। उषा विद्यार्थी पालीगंज से लड़ेंगी एलजेपी की टिकट पर चुनाव। श्वेता सिंह संदेश सीट से चुनाव लड़ेंगी। झाझा से इंदू चुनाव लड़ेंगी। रविंद्र यादव झाझा से चुनाव लड़ेंगे, माफ करिएगा, रविंद्र यादव लड़ेंगे झाझा से, और इंदू कश्यप लड़ेंगी जहानाबाद से। यानी जिन लोगों को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, या आप कहिए नीतीश कुमार उनसे नाराज थे, गठबंधन में वो सीटें चली गई, वो सारा चंक की चंक बीजेपी और जेडीयू का सीधे सीधे एलजेपी में जा मिला। यानी एलजेपी वो पार्टी हो गई है जो रिबल कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के और खास तौर से जेडीयू के, नीतीश कुमार से जो नाराज है, वो सब इस वक्त चिराग पासवान के पास चले गए हुए हैं। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम का कहना है कि एलजेपी उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। बिहार में सरकार फिर से एनडीए की ही बनेगी। ये तो अमित शाह का है, आप उनके निर्णय का विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए जो कुछ लोग जनशक्ति पार्टी के जो नेता जो तरह तरह का प्रचार कर रहे हैं, कोई उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, एनडीए गठबंधन की सरकार, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बात बिहार की हो रही है, सीधे चलते हैं अपने संवाददाता संजय शर्मा के पास। संजय, टिकट्स की लगभग घोषणा हो रही है, जितने भी टिकट्स थे महागठबंधन ने घोषित कर दिए हैं। हम डेली देखते हैं कि जो भी रिबल कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के और खासतौर से नीतीश कुमार के, वो सब एलजेपी में जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि बी टीम है बीजेपी की, यानी बीजेपी को एक सेकंड ऑप्शन मिला हुआ है कि जिन लोगों को टिकट बीजेपी से या फिर नीतीश कुमार के यहां से नहीं मिल रहा है, वो सब एलजेपी जा रहे हैं। और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने, नीतीश मुख्यमंत्री ना बने, नीतीश की सरकार ना बने।
रजत, मैं आपको बता दूं कि आज का दिन बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि आज के दिन एनडीए अपनी सभी सीटों का ऐलान कर देगा। सारी की सारे सीटों के उम्मीदवारों की आज घोषणा हो जाएगी एनडीए की तरफ से। जहां तक बात है एलजेपी की, तो एलजेपी जरूर विकल्प बना हुआ है, चाहे बीजेपी की हम बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें। जिन के भी इस बार टिकट काटे हैं, चाहे बीजेपी ने चाहे जेडीयू ने, तो उनके लिए एक सॉलिड विकल्प बन के तैयार हुआ है एलजेपी। जहां तक बीजेपी की बात है, तो जी हाँ, बीजेपी का कहीं ना कहीं एलजेपी पर हाथ जरूर रहा होगा, क्योंकि एलजेपी ने कोई भी कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ उतारने का अभी तक निर्णय नहीं लिया है। सारे के सारे उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ उतार रहे हैं। तो ये बात कही जा रही है। नीतीश कुमार भी लगातार ये बात कह रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं। जेडीयू के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एलजेपी को जेडीयू के खिलाफ फिट करने में कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा रोल है। हालांकि नीतीश कुमार ने ये भी बात की थी, मांग की थी उन्होंने कि रामविलास पासवान जब जिंदा थे केंद्रीय मंत्री, तो उनको पहले सरकार से बाहर निकाले एनडीए सरकार, मोदी सरकार। लेकिन रामविलास पासवान चूंकि अब दुनिया में नहीं है, तो इसलिए ये मांग अभी फिलहाल तो नहीं उठती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है जेडीयू में कि एलजेपी के ऊपर बीजेपी ने जरूर अपना हाथ रखा हुआ है, तभी जाकर के एलजेपी जेडीयू के खिलाफ ही अपने कैंडिडेट फिल कर रही है, उनके उम्मीदवारों के सामने चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया। हम वापस आपके पास आएंगे जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आती है। हम वापस चलेंगे संजय शर्मा के पास और जानेंगे वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो कि फाइनल लिस्ट में जिनको जगह मिलती है बीजेपी की लिस्ट में। और अब बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक बड़ा पॉलिटिकल अटैक किया है। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश ने बिहार की जनता को ठगा है, नौकरियां दे नहीं सके और अब वो भागने का काम कर रहे हैं। ऐसे में वो फिर से बिहार को कैसे संभाल पाएंगे? सकती हैं, कारखाने नहीं लगाए जा सकते हैं। ये हमेशा हर एक इशू से भागने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और ये साफ तौर पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार जी नौकरी देने में उन्होंने तो खुद ही मान लिया कि वो नौकरी नहीं दे सकते। लॉकडाउन में जब फंसे थे लोग मजदूर, तो इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं संसाधन ही नहीं है। जी, अब बिहार का चुनाव शुरू हो गया है, क्योंकि आपने देखा नित्यानंद राय का बयान आया और अब नीतीश कुमार कह रहे थे कि अगर आरजेडी को आप वोट देंगे तो आरजेडी के नेता अमीर बन जाएंगे, बिहार के लोग गरीब बन जाएंगे। और अब तेजस्वी यादव जो शुरू से बहुत फोकस्ड हैं, वो नौकरियों की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजों पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दो युवा, एक तरफ चिराग पासवान और एक तरफ तेजस्वी यादव, दोनों अटैक कर रहे हैं और दोनों पॉपुलैरिटी पर नीतीश कुमार की, विकास पर और रोजगार पर और साथ ही साथ यूथ को लुभाने वाले जो मुद्दे हैं उसको लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। हर दिन एक नया बयान आता है। कुछ दिलचस्प आंकड़े आपको बिहार के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे कुछ तस्वीरें क्लियर भी होंगी कि हां बिहार में क्या है। 2015 की एक बार बात कर लेते हैं। आरजेडी को कितनी सीटें मिली थी? 80 सीटें मिली थी। वोट शेयर कितना था? 18.8%। ये 2015 यानी जस्ट पहले वाले चुनाव की थी। जेडीयू को 71 सीट मिली थी, 17.3% उनका वोट शेयर था। कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी बिहार चुनाव में और उसका वोट शेयर जो था वो 6.8% था। ये आपको क्री ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि आखिर वोट शेयर क्या था। कांग्रेस 27 सीटें, 6.8% सीटें थी। बीजेपी को कितनी सीट मिली? बीजेपी को मिली 53 सीटें और वोट शेयर था 25%। यानी वोट शेयर ज्यादा था, सीटें कन्वर्जन में कम हुई थी। एलजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी और 5% का वोट शेयर था। इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए चिराग पासवान वहां पर उतरे हैं। आरएलएसपी यानी कुशवाहा, सीटें 2 थी, 2.6% वोट शेयर था। यानी ये जो 1-2% वाली पार्टी थी वो बिहार में इंपॉर्टेंट थी। आप देखिए बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन कन्वर्जन ऑफ वोट परसेंटेज इनटू सीट्स नहीं हुआ था। सरकार नीतीश, आरजेडी और कांग्रेस ने बनाई थी, हालांकि वो महागठबंधन नहीं चल पाया था। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जितनी पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे पप्पू यादव की पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, ये सब कितना डेंट करेंगी बड़ी पार्टियों को।